खान के गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मिसेस प्रीति तिवारी एंड आवर थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर 3 दिल्ली सुल्तान्स, है ना। इससे पहले हमने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। पिछले चैप्टर में हमने पिछले वीडियोज़ में हमने कहाँ तक रोका था कि मंगोल्स जो थे जंगीज़ खान के अंडर में ट्रांसोजियाना जो नॉर्थ ईस्ट में था ईरान में 1219 में दिल्ली सल्तनत के बीच में बहुत सारे अनसॉल्ट एक के बाद एक इन्होंने अटैक किया दिल्ली सल्तनत में, और धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इनको बहुत रोक कर रखा, संभाल कर रखा। तो कैसे, लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान डील विद दिस। जो मंगोल के आक्रमण थे उनसे ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने कैसे डील की। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं बेटा, ये जो अलाउद्दीन खिलजी था और मोहम्मद तुगलक, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके, और इनके जो कहना चाहिए इनका जो शासन करने का तरीका था, इनके मेजर्स थे जो इन्होंने अपने शासनकाल में लिए थे, ये मेजर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस। दिल्ली में 2 बार आक्रमण हुआ, 1299 में और 300 के बीच में, और 1302 से 3 के बीच में। एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसकी जो आर्मी थी ये हमेशा डिफेंस करती थी। डू यू नो, डिफेंसिव मेजर का मतलब होता है अपने आप को बचाना, दूसरे पर हमला करने से पहले हम अपने आप की रक्षा कैसे करें और उसके मेजर्स हमें कैसे उठाने चाहिए, ये अलाउद्दीन खिलजी ने सीखा था। और 2 बार दिल्ली में जो आक्रमण हुए थे उनसे दिल्ली की रक्षा की थी। अब आते हैं इसी में मेजर मोहम्मद तुगलक का क्या था। सल्तनत काल में अटैक हुआ मोहम्मद तुगलक के रीजन में। मंगोल आर्मी हारी भी थी, स्वाभाविक है कि दोनों ने मंगोल आर्मी से दिल्ली की रक्षा की थी। मोहम्मद तुगलक कॉन्फिडेंट था, उनकी स्ट्रेंथ आर्मी की बहुत ज़्यादा है, मतलब जो बहुत ही जो कॉन्फिडेंस था उसके अंदर में कि मैं इन्हें हरा ही दूंगा। और स्ट्रेंथ उसकी आर्मी की जो थी, उन्होंने कई बार रिसोर्स किया ट्रांसोजियाना को आक्रमण करने के लिए, और देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। और उसने भी बहुत बड़ी आर्मी बनाई, और ये मंगोल के ही हिस्से पे आक्रमण करना चाह रहे थे ट्रांसोजियाना में। तो मतलब ये था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये डिफेंसिव मेजर अपनाता था, और ये कैसा अपनाता था, अटैकिंग वाला, है ना। चलिए, दोनों के में ये अंतर था। अब बात करते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी ने, सेकंड पॉइंट में अलाउद्दीन खिलजी ने कंस्ट्रक्ट किया था, एक गैरसन टाउन बनाया था जिसका नाम सीरी दिया गया था, जिसमें सोल्जर्स रहते थे। मतलब जितना भी उन्होंने अपने सोल्जर्स को रहने के लिए एक नया कहना चाहिए गैरसन टाउन बनाया था जिसमें सिर्फ सोल्जर्स रहा करते थे। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरसन टाउन, अब मोहम्मद तुगलक ने कोई गैरसन टाउन नहीं बनाया था, उसने बदले में क्या किया था, इसके जो ओल्डेस्ट 4 शहर थे दिल्ली में, दिल्ली कोहाना था, उसको एम्पटाइट कर दिया गया था और अपने सोल्जर्स को वहाँ रहने के लिए बोल दिया था। और जो दिल्ली के जो पुराने लोग जहाँ पे रहा करते थे उनको, सारे लोगों को दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया था, जो कि दक्षिण में था दिल्ली के। अब देखो, इसने क्या किया, डिफेंसिव मेजर अपनाया, इसने अटैकिंग किया, इसने अपने सोल्जर्स के लिए एक नया शहर ही बना दिया, और इसने क्या किया, दिल्ली में ही उनको रखा और वहाँ के लोग जो थे ओल्ड दिल्ली के उनको दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। तीसरा में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी में द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। सोल्जर्स को जब उन्होंने रखा है तो उन्हें भोजन कराना पड़ेगा, फेड कराना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया था, जितना भी प्रोड्यूस होता था वो टैक्स कलेक्ट करते थे। गंगा और यमुना नदी के आसपास का जो इलाका था बहुत ही उपजाऊ था, तो उससे टैक्स कलेक्ट करते थे, और उससे टैक्स को कलेक्ट करके अपने सोल्जर्स को फेड करते थे। और टैक्स क्या होता था, 50% उनकी किसानों की जो फसल होती थी उसका 50% उन्हें राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड, मतलब जिस एरिया में उनके जो सोल्जर्स रहा करते थे उसी एरिया से यह टैक्स कलेक्ट करता था और उनसे उस आर्मी को पे करता था। बट टू मीट द नीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लिव्ड। अब इसके अलावा भी, सोल्जर्स के सैलरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे और खर्च थे जिसके कारण हमारे जो
तुगलक थे वो और भी अदर एडिशनल टैक्सेस लगाते थे जो को कंसिडर्ड फेमाइन इन दिस एरिया। जो कई बार सूखा पड़ जाता है ना, अकाल पड़ता है उस इलाके में, कई बार ऐसे इलाके भी थे उसमें, तो उन इलाकों में कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी वो लगाते थे। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, सोल्जर्स को पेड किया जाता था। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरी इन कैश रादर देन इक्ताज। पहले के राजा क्या करते थे, सोल्जर्स को कुछ एरिया दे देते थे, है ना, इक्ता जो हमने बताया था आपको, कुछ एरिया रहता है वो दे देते थे और उससे फिर वो अपना मतलब घर का पालन पोषण कर लेते थे। लेकिन इसने क्या कहा अलाउद्दीन ने कि हम आपको सैलरी देंगे, कैश में उनकी सैलरी पे होगी, और सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम द मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वाज दस वियर्स दैट द मर्चेंट वुड रेज देयर प्राइजेस। अब सैलरी के रूप में पैसे दे रहा था और जितने भी सोल्जर्स थे अब उनके अंदर एक डर था कि अब हमें सैलरी कैश में पे हो रही है तो जो जितने भी मर्चेंट है वो सारी कीमतों के दाम बढ़ा देंगे। टू स्टॉप दिस, और अलाउद्दीन ने इसको भी रोकने के लिए कि व्यापारी अपनी मनमानी ना कर पाएँ, अलाउद्दीन ने कंट्रोल किया दिल्ली के सारे गुड्स के प्राइस को। यानी सामान का जो प्राइस है वो मर्चेंट अपनी मन मर्जी से नहीं ले सकते थे। प्राइजेस जो थे केयरफुली सर्वे किया गया ऑफिसर्स के द्वारा कि कौन किस प्राइस को कितने में कौन सा सामान को बेचना है, ये पूरा फिक्स कर दिया गया था। मर्चेंट हु नॉट सेल एट द परचेज रेट्स वर पनिश्ड, और जो व्यापारी उस रेट पे परचेस नहीं करते थे, मतलब जो उस रेट पे बेचते नहीं थे, उनको पनिशमेंट दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड एक स्टोरी भी है उनके, ये मार्केट के जो प्राइस थे उसके में कंट्रोल करने में, कि एक बार किसी व्यापारी ने आधा किलो कम तौल कर दिया था। तो जब वो बात गई थी अलाउद्दीन खिलजी तक, तो उस व्यापारी को पनिशमेंट के तौर पे ये कहा गया था कि इसने आधा किलो कम तौल कर दिया है तो बदले में उसके शरीर का आधा किलो मांस निकाल लिया जाए। इतनी खतरनाक तरीके से सज़ा वो देता था। मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरी। मोहम्मद तुगलक भी अपने जो सोल्जर्स को कैश में ही सैलरी पे करता था इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस, लेकिन उसने प्राइस को कंट्रोल नहीं किया था। ही यूज टू टोकन करेंसी, उसने एक करेंसी टोकन करेंसी के रूप में बना दी थी। जैसे कि आज में पेपर करेंसी चलती है ना, अपनी नोट्स चलते हैं, वैसे ही उसने टोकन करेंसी बताई थी जो सस्ती चीप मेटल से बनती थी, गोल्ड और सिल्वर की नहीं होती थी। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन। अब 14th सेंचुरी के जो लोग थे उनको इन सिक्कों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था। दे वर वेरी स्मार्ट, और वो बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया, अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन को इकट्ठा करके सेव करके रखने लगे और अपना टैक्स को टोकन करेंसी में पेड करने लगे, और वो टोकन करेंसी नकली बनाकर चीप बनाकर भेज दी जाती थी, जो कि काउंटरफीटेड ईजीली, जो आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना के वो दे सकते थे। अलाउद्दीन का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो था वो बहुत ही सक्सेसफुल था। क्रॉनिकल्स में भी इतिहासकार उनको तारीफ़ करते हैं कि उनके रीजन में हर चीज़ बहुत सस्ती मिलती थी, एफिशिएंट सप्लाई थी, कभी किसी सामान के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ता था, सप्लाई गुड बहुत अच्छी थी मार्केट में। सक्सेसफुली विथ स्टूड द थ्रीट ऑफ मंगोल इन्वाजन, यहाँ तक कि वहाँ के लोग बेखौफ होकर, निडर होकर मंगोल इन्वाजन से अपना व्यापार किया करते थे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो बहुत ही अच्छा था, सक्सेसफुल था, बाज़ार को उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ था। मिलिट्री कैंपेन भी बहुत अच्छा था, मिलिट्री को सैलरी वगैरह मिलती थी तो वो बहुत अच्छे से काम करते थे, और मंगोल इन्वाजन को उन्होंने रोक कर रखा था। मोहम्मद तुगलक का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो था बिल्कुल भी फेल हो गया था। दिस कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिज़ास्टर, और कश्मीर में तो जैसे पूरा का पूरा डिज़ास्टर के रूप में था, बहुत ही भयानक रूप में ये सामने आया था। ही देन गेव अ हिज प्लान टू इन्वाड ट्रांसोसियाना, उसने बाद में फिर अपना ट्रांसोसियाना को आक्रमण करके कब्जे में करने का प्लान छोड़ दिया था, और डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, अपनी लार्ज आर्मी को भी थोड़ा सा बैंड कर दिया था। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड अ कॉम्प्लिकेशन, बाद में धीरे धीरे इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने लगे, लोग शिफ्ट करने लगे लोगों को दौलताबाद के लिए, और रेजिंग टैक्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। गंगा यमुना बेल्ट के आसपास के लोगों ने बहुत ज़्यादा रेबेलियन कर दिया था, क्योंकि टैक्स ही बढ़ाते जा रहे थे, और सूखा पड़ने के कारण, बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ने के कारण लोग जो किसान थे वो विद्रोह करने लगे थे, और टोकन करेंसी जो थी वो पूरी की पूरी तरीके से रिकॉर्ड थी, पूरी की तरीके से फेलियर थी इसकी टोकन करेंसी। मार्केट को इसने बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया था।
In this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign for capture Mongol territory. मोहम्मद तुगलक का जो फेलियर हुआ था, समटाइम हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत काल के इतिहास में कि दिल्ली सल्तनत काल के जो राजा थे उन्होंने कभी मंगोल टेरिटोरी को कब्जे में करने की कोशिश की थी. अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर, अलाउद्दीन जो था वो तो डिफेंसिव मेजर अपनाता था, हमने आपको पहले ही बताया. मोहम्मद तुगलक का जो मेजर था, कंसीव्ड था वो ऐसे मिलिट्री ऑफेंसिव था, मतलब विद्रोह करना, आक्रमण करना और अपने कब्जे में करना. और अलाउद्दीन का ये विचार था कि अपने क्षेत्र को बचा कर रखना. तो अलाउद्दीन का डिफेंसिव मेजर था और मोहम्मद तुगलक का ऑफेंसिव था मंगोल के खिलाफ. आपको बता दें बेटा, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. दोनों के ऑफेंसिव जो मेज़र हैं, अलाउद्दीन खिलजी का भी क्या ना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र जो था, और मोहम्मद तुगलक का, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चंस बनते हैं. द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी. अब 15th और 16th सेंचुरी में जो सल्तनत काल था वो कैसा था. टेबल 1 में अगर आप फिर से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि तुगलक के बाद जो सैयद और लोदी डायनेस्टी जो आई थी, जिन्होंने दिल्ली और आगरा में 1526 तक राज्य किया था, उसके अलावा जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और इंटायर साउथ इंडिया में पहले जो तुगलक और मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो पूरा उनका कब्जा हो गया था दक्षिण भारत तक में, धीरे धीरे जौनपुर, बंगाल, मालवा सभी जगह में अपने इंडिपेंडेंट रूलर्स जो थे उन्होंने अपना अपना स्टेट फ्लोरिश कर लिया था और प्रॉस्परस होने लगे थे वो कैपिटल्स के साथ, अपनी कैपिटल्स में. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक अफगान्स एंड राजपूत. उसी समय में हमारे यहाँ अफगान और राजपूत जैसे भी रूलिंग ग्रुप्स नए उभर कर सामने आए थे. सम ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल, एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटर. कुछ उस समय के हमारे जो पीरियड में थे, कुछ जो राज्य थे वो बहुत ही पावरफुल थे, और जिसमें से एक पावरफुल रूलर हमारे थे शेरशाह सूरी, नाम आप लोगों ने सुना होगा. उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 1540 में, और एक छोटे से मैनेजर थे वो, एक स्मॉल टेरिटोरी थी, उनके अंकल जो बिहार में थे उनके में एक छोटे से टेरिटोरी के ये मैनेजर थे. बाद में इन्होंने मुग़ल एम्परर हुमायूं को चैलेंज किया और उन्हें डिफीट भी किया था और दिल्ली को कैप्चर किया, और उसके बाद में अपनी खुद की सूरी डायनेस्टी बनाई थी. ऑल्दो ये डायनेस्टी जो थी केवल 15 ईयर्स पर काम किया था, लेकिन उसके बावजूद शेरशाह सूरी ने बहुत सारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव के जो रूल्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट उसने अलाउद्दीन खिलजी से लिए थे, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर था, तो उसके कुछ एलिमेंट्स को इसने वहाँ से बोरो किया था, और उसके बाद एक बहुत ही एफिशिएंट अपना शासन चलाया था. शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय. इसके बाद शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था वो फॉलो किया था एम्परर अकबर ने, जो कि हुमायूं के बेटे थे. उन्होंने उन्हीं के कहना चाहिए मॉडल को फॉलो किया, और उसके बाद मुग़ल एम्परर को एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचाया. ये हम सभी जानते हैं कि मुग़ल डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक अकबर माने जाते हैं. और यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म. तो डियर स्टूडेंट्स, इनके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे. इनफ फॉर टुडे, एंड आई होप यू लाइक ऑल द 3 videos and understood the chapter very easily. Thank you everyone.